हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग यहां जीव विज्ञान के संपूर्ण समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ ही समय में आपके 12th का सारा सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा। इस चैनल पे आपको नोट्स भी मिलेंगे। आपने अभी तक अगर इस चैनल्स के प्लेलिस्ट को नहीं खोला है तो आप एक बार जरूर चैनल्स के प्लेलिस्ट को खोलें। आपको वहां बायोटेक्नोलॉजी का दोनों चैप्टर, जीवों में जनन, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन और इसके बाद इन्वायरमेंटल इशू यानी कि पर्यावरणीय मुद्दा, इन सारे चैप्टर्स के लेक्चर अपलोड मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्त आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्लासरूम नोट्स मिलेंगे जो आपके तैयारी में काफी मदद करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप जरूर चैनल्स को के प्लेलिस्ट को खोल करके जरूर देखें ताकि आपके एग्जाम का आगे आने वाले हर एग्जाम में आपको फायदा मिले। चलिए दोस्त, आज हम लोग इन्वायरमेंटल इशू का तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रदूषण, उसका कारण, उसके प्रकार का एक छोटा सा रिव्यू लिए हैं। आज हम लोग यहां पर जल प्रदूषण शुरू करेंगे। इससे पीछे हम लोग 2 लेक्चर में वायु प्रदूषण, उसके प्रभाव, उसका कारण, ये सारा चीज पढ़ चुके हैं। प्रदूषक के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रदूषण के बारे में पढ़ चुके हैं। जल प्रदूषण शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे जरा कि वायु प्रदूषण का एक छोटा सा रिव्यू देखते हैं। वायु प्रदूषण क्या था या प्रदूषण क्या था। तो अगर हम लोग प्रदूषण का बात करें तो प्रदूषण वैसी प्रक्रिया थी जिसमें क्या हो रहा था कि किसी भी तरह का अवांछनीय परिवर्तन हो रहा था, यानी कि अनवांटेड या अनडिजायरेबल चेंज इन एनीथिंग इज कॉल्ड पोल्यूशन। प्रदूषण का मतलब था दोस्त कि अगर किसी भी चीज में बिना जरूरत का या जिस चीज को हम लोग नहीं चाह रहे हैं उस तरह का कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग नाम देते थे प्रदूषण। वही इसी तरह का प्रक्रिया अगर जल के साथ होने लगे तो उसको हम लोग जल प्रदूषण नाम देंगे। वायु के साथ हुई थी इस तरह का अनवांटेड और अनडिजायरेबल चेंज तो उसको हम लोग वायु प्रदूषण नाम दिए थे। जल प्रदूषण पे आते हैं। वायु में अगर जरा सा प्रदूषण है तो हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। वायु में अगर थोड़ा सा प्रदूषित है, वायु अगर जरा प्रदूषित है तो वो हमारे उपयोग का है, हम लोग उसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अगर जल प्रदूषण का चर्चा कर रहे हैं तो जल के प्रदूषण में आपको याद रखना है कि अगर जल में जरा सा भी अशुद्धि है, यानी कि 99.9% जल है और 0.1% भी अगर प्रदूषक है तो वो जल आपके उपयोग के लायक नहीं है। उस जल को हम लोग उपयोग में नहीं ला सकते हैं, ये हम लोग जान रहे हैं। ये जल के प्रदूषण का बात है। अब देखिए जरा, अगर 99.9% जल और 0.1% अशुद्धि आपके जल को प्रदूषित कर रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि जल को किस हद तक हम लोगों को संरक्षित करने की आवश्यकता है या किस हद पर हम लोगों को जाकर के जल को संरक्षित करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आते हैं वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण पे। तो जल प्रदूषण हम लोग को पता चल गया। जल में अगर किसी तरह का अनवांटेड और अनडिजायरेबल चेंज होता है जिसके कारण जल हम लोग के उपयोग के लायक नहीं बचा, उसको हम लोग क्या देते हैं, जल प्रदूषण। उसको हम लोग क्या देंगे, क्या, तो जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण पे आते हैं कि स्रोत, या तो कारण कह सकते हैं या फिर स्रोत कह सकते हैं। जल प्रदूषण का क्या क्या कारण है और जल प्रदूषण का क्या क्या स्रोत है। चलिए जल प्रदूषण पे आते हैं। क्या है जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण देख चुके हैं। जल प्रदूषण क्या है, अब जरा देखिए जल प्रदूषण का प्रकार। तो जल प्रदूषण मुख्य रूप से 2 प्रकार के हो सकते हैं। क्या सब, तो सबसे पहला बायोलॉजिकल और दूसरा केमिकल।
बायोलॉजिकल जल प्रदूषण वैसा जल प्रदूषण है जहां पर अगर जल का प्रदूषण सूक्ष्म जीव के द्वारा हो रहा है, यदि हमारे जल का प्रदूषण सूक्ष्म जीव के द्वारा होगा तो इस तरह के प्रदूषण को हम लोग जैविक जल प्रदूषण या फिर बायोलॉजिकल जल प्रदूषण, बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। दूसरा केमिकल वाटर पोल्यूशन यानी कि रासायनिक जल प्रदूषण। अगर रसायन के कारण किसी भी तरह के अलग अलग तरह के माध्यम से हमारे जल में रसायन मिलते रहता है, उस रसायन के कारण अगर जल का प्रदूषण हो रहा है तो हम लोग उसको रासायनिक जल प्रदूषण का नाम देते हैं। देखते जरा मुख्य रूप से जल के प्रदूषण का स्रोत क्या क्या है। आप यहां ध्यान देंगे बहुत सारा ऐसा कारण है जिसके कारण हमारा जल प्रदूषित होता है। इसमें से केवल मुख्य कारण का चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला है वहित मल। वहित मल है क्या, यह समझिए जरा। वहित मल क्या है? तो वहित मल का अगर हम लोग बात करें तो हमारे घर से नाला में निकला हुआ पानी, जितना भी पानी हमारे घर से निकलता है, जो भी जल हम लोग उपयोग करते हैं अपने घरेलू कार्यों में अलग अलग तरह से, वो सारा जल जब क्या होगा कि नाले में जाएगा और एक साथ मिलेगा तो उसी को हम लोग वहित मल या सीवेज नाम देते हैं। तो इस वहित मल में बहुत सारा प्रदूषक है। क्या सब? तो हमारे घर की गंदगी, इसके अलावा कपड़े की गंदगी, इसके अलावा डिटर्जेंट की गंदगी, इसके अलावा पॉलीथीन, प्लास्टिक और भी बहुत सारा गंदगी उस पानी में के साथ मिला हुआ है। और वो जल जब क्या होगा कि किसी नदी या तालाब में जाकर के मिलता है तो वहां उपस्थित जीवों को वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ये वहितमल हुआ। इस तरह से वहितमल हमारे जल के स्रोत को क्या करता है? प्रदूषित करता है। अब यहां ध्यान एक बात देंगे कि जितना भी ये जल, जो भी वहितमल हमारे घर से निकलता है, वो सारा वहितमल कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी या तालाब में जाकर के मिलता है। अब उस नदी या तालाब में जाकर के मिलने के कारण वो वहां के जल को क्या करता है? प्रदूषित कर देता है। चलिए ध्यान देंगे जरा। दूसरा है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, इस पे जरा ध्यान देंगे। किसी भी जल में रासायनिक पदार्थों को, किसी भी जल में इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसको तोड़ने के लिए जितना ऑक्सीजन का जरूरत है उसको हम लोग नाम देते हैं बीओडी। किसी भी जल में उपस्थित रासायनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता उस जल को है, उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहां बात यह है कि सर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल को प्रदूषित कैसे कर रहा है? तो जल को प्रदूषित ये नहीं कर रहा है, लेकिन जल प्रदूषण के स्रोत में ये इस तरह से आएगा कि जितना ज्यादा बीओडी बढ़ता है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ गया तो वो उस जल को प्रदूषित माना जाएगा। अगर किसी जल का बीओडी बढ़ा हुआ है तो वो जल प्रदूषित होगा, वो जल हमारे उपयोग के लायक नहीं होगा। बीओडी बढ़ने का मतलब है कि वहां उपस्थित रासायनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण वो जल प्रदूषित हो चुका है। चलिए बढ़ते आगे। बीओडी जो है हम लोग ऐसे कह सकते हैं, बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रदूषक, जल प्रदूषक। यानी कि जैसे जैसे जल प्रदूषक बढ़ेगा, जैसे जैसे जल प्रदूषक बढ़ेगा, जल का बीओडी क्या होगा? इंक्रीज करते हुए चला जाता है। तो इस तरह से ये बीओडी है। नंबर 3 में आते हैं सुपोषण। सुपोषण क्या है? तो होता क्या है कि जैसे जल, मतलब किसी भी जल में जब क्या होगा? नाइट्रेट, फास्फोरस, सल्फर आदि के मिलने के कारण उस जल में पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। या फिर कारण कुछ भी हो, अगर जल में पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है तो वो जल क्या होता है कि अत्यधिक पोषित हो जाता है, यानी कि उसको पोषण अधिक मिलता है। और इस कारण से वहां क्या होगा कि वहां पर उपस्थित पादप
जो है वहां वृद्धि करेगा, और वृद्धि जब करेगा तो वो जल में जैसे जैसे वृद्धि करेगा तो वहां उपस्थित जलीय जीवों की मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग सुपोषण नाम देते हैं। यानी कि किसी भी जल में, किसी भी जल स्रोत में पोषक पदार्थ के बढ़ने का प्रक्रिया जो है, इसको हम लोग नाम देते हैं सुपोषण। अब अगर पोषण पदार्थ बढ़ा तो वहां उपस्थित, अगर पोषक पदार्थ बढ़ा तो वहां उपस्थित शैवाल जो है वो धीरे धीरे जो वृद्धि कर रहा था इतना समय से, अब वो क्या होगा कि काफी तेजी से वृद्धि करना शुरू करेगा, और काफी तेजी से वृद्धि करने के कारण वो पूरे के पूरे जलाशय को ढकेगा, और ढकने के कारण वहां पर जो भी एक्टिविटी चल रहा है अलग अलग तरह का, वो सारा एक्टिविटी वहां क्या होता है, बंद हो जाता है। अब उसको हम लोग शैवाल का जो ये अचानक से वृद्धि है, इसको हम लोग शैवाल प्रस्फुटन या एल्गल ब्लूम नाम देते हैं। आप यहां ध्यान ये देंगे कि एल्गल ब्लूम के कारण हमारे जलाशय में उपस्थित, यानी कि जो भी जल का स्रोत है वहां उपस्थित जलीय जीव या तो नष्ट हो जाते हैं या विलुप्त होने के कगार पे पहुंच जाते हैं। इसके अलावा वहां अगर किसी तरह की जलीय क्रिया चल रही है, जैसे अगर वहां नाव चल रही है या फिर किसी तरह के जहाज का आवागमन है वहां, तो इस तरह के प्रक्रिया पर भी वहां क्या होता है कि धीरे धीरे रोक लग जाता है। रोक लग जाता है कहने का मतलब कि वो एल्गल ब्लूम यानी कि सुपोषण के कारण क्या होगा कि वो जहाज या नाव या अलग अलग तरह का जो क्रियाकलाप जो वहां जल में होना था, वो सारा क्रियाकलाप क्या हो चुका है, अब बंद हो चुका है। बात समझे? सुपोषण की ये प्रक्रिया है। औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट भी जल को प्रदूषित करने का सबसे मुख्य कारण है। हम लोग कुछ दिन पहले नाम सुने होंगे यूपी में यमुना नदी में, जो भी मथुरा में जितना भी तेल शोधक कारखाना है, उस सारे तेल शोधक कारखाना का गंदगी निकल करके सारा यमुना नदी में क्या किया जा रहा था, बहा दिया जा रहा था, जिसके कारण वहां उपस्थित जलीय डायवर्सिटी यानी कि जल में जो जैव विविधता है, वो विविधता क्या हुई, धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। उद्योग से निकले हुए गर्म पानी को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है किसी नदी या तालाब में, तो वहां उपस्थित जलीय जीव उस गर्म पानी के कारण धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो औद्योगिक अपशिष्ट में इसी तरह से, औद्योगिक अपशिष्ट में और भी चीजें जैसे मरकरी है, पारा है, सीसा है, लेड, इस तरह से और भी बहुत सारा चीज है जो क्या करता है, जल को प्रदूषित करता है। इसके अलावा आता है हम लोगों का कृषि विसर्जन। अलग अलग तरह के कृषि कार्यों में, अलग अलग तरह के कृषि कार्यों में हम लोग बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड पीड़क को मारने के लिए, वीडीसाइड खरपतवार को खत्म करने के लिए, फंजीसाइड फंगी वगैरह को खत्म करने के लिए। इस तरह से बहुत सारे तरह के केमिकल रासायनिक पदार्थों का उपयोग हम लोग करते हैं, जिसके कारण हमारा जल प्रदूषित होता है। अब देखिए जरा कि वो प्रदूषित होगा कैसे। जब हम लोग अलग अलग तरह के रासायनिक पदार्थों का उपयोग किए, वो धीरे धीरे रिस कर अवशोषित होकर जमीन के नीचे, भूमि के नीचे जाता है, और भूमि के नीचे जाकर के वहां जो भूमिगत जल है यानी कि वाटर टेबल जो है, वाटर टेबल में जाकर के मिल जाता है। जब वो वाटर टेबल में जाकर के मिलेगा तो इसके कारण हमारा भूमिगत जल प्रदूषित होगा, और बाद में जब वो वहां से बाहर आता है तो हमें अशुद्ध जल की प्राप्ति होती है। इस तरह से ये सारा कारण है जल प्रदूषण के स्रोत का, जल प्रदूषण के स्रोत का या जल प्रदूषण के कारण का। आगे देखेंगे हम लोग जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव। जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव कि दुष्प्रभाव क्या है जल प्रदूषण का। दुष्प्रभाव देखिए जरा, जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव का अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव का बात करते हैं, यानी कि क्या क्या नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ सकता है जल प्रदूषण के कारण, तो ध्यान देंगे। जैसे अगर अलग अलग तरह का रोग जो है यहां पर हो सकता है, मरकरी या सीसा से की अधिकता अगर जल में होगी तो उसके कारण ब्लैक फुट डिजीज हम लोगों को होगा। मरकरी या सीसा के कारण क्या होगा, ब्लैक फुट डिजीज हो सकता है। ब्लैक फुट डिजीज हो सकता है।
इसके अलावा हम लोग अगर बात करें मरकरी का, केवल मरकरी का, तो अगर मरकरी है जल में तो उसके कारण मिनीमाटा हो सकती है। मरकरी के कारण केवल क्या हो सकती है, मरकरी के कारण क्या हो सकती है, तो मिनीमाटा, मिनीमाटा रोग हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग नाइट्रेट का बात करें, नाइट्रेट का बात करें तो इसके कारण हम लोगों को, नाइट्रेट के कारण जो है हम लोगों को ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम का सामना करना पड़ सकता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, इसके बाद कैडमियम अगर अधिक हो जाती है, इसके बाद अगर कैडमियम अगर अधिक हो जाती है तो इसके कारण इटाई या और आउच रोग, आउच डिजीज हो सकता है। इसको इटाई या आउच या आई कैन नोट डिजीज भी कहा जाता है। आई कैन नोट डिजीज भी कहा जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। अब इसके अलावा नाइट्रेट के कारण हो चुका है, कैडमियम के कारण हम लोग देख लिए, फ्लोराइड के कारण, अगर फ्लोराइड, जल में फ्लोराइड की अधिकता अगर अधिक है, जल में अगर फ्लोराइड की अधिकता अधिक है तो इस फ्लोराइड की अधिकता के कारण हम लोगों को फ्लूरोसिस नामक रोग हो सकता है। अब इसके लक्षण आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल यह रोग याद रखना है कि इसके कारण, मतलब किस चीज की अधिकता के कारण हम लोगों को किस तरह का रोग हो रहा है। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं आगे। यहां से ये हो गया दुष्प्रभाव जल प्रदूषण का। अब हम लोग आगे जरा बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद जैविक आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या जैविक आवर्धन, जैविक आवर्धन, जैविक आवर्धन या हम लोग लिख देते हैं इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तो ध्यान देंगे जरा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है क्या। हर पोषण स्तर में, जैसे जैसे हम लोग पोषी स्तर में आगे बढ़ते हैं, जैसे पोषी स्तर आप अगर समझ रहे हैं तो ठीक, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में फिर से जाएंगे एक बार, 10th का हमारा पर्यावरण चैप्टर पढ़ाया गया है, वहां उसको आपको एक बार पढ़ लेना है, आपको पोषी स्तर समझ में बेहतर ढंग से आ जाएगा। चलिए ध्यान देंगे जरा कि जैविक आवर्धन हर पोषी स्तर में क्या होता है कि प्रत्येक पोषी स्तर में जब हम लोग एक पोषण स्तर में बढ़ते हैं, 1 से 2, 2 से 3, अगले उससे आगे लगातार अगर हम लोग पोषण स्तर में बढ़ते हैं तो हर पोषी स्तर में रासायनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ते जाती है। किसी भी ट्रॉपिक लेवल में अगर हम लोग बढ़े, अगले नीचे से ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो हर पोषी स्तर में रासायनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है। इस तरह से ये हर पोषी स्तर में रासायनिक इस रासायनिक पदार्थों के मात्रा के बढ़ने की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग नाम देते हैं जैविक आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैविक आवर्धन के कारण ध्यान देंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का जो सबसे हम लोगों को निगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है वो बर्ड्स पे। जब डीडीटी का मात्रा बढ़ेगा पोषण स्तर में, जब डीडीटी का मात्रा बढ़ रहा है तो इसके कारण हमारे पर्यावरण में उपस्थित पक्षी के अंडे का कवच लगातार पतला होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, जिसके कारण हमारे यहाँ बायोडायवर्सिटी यानी कि पक्षी की बायोडायवर्सिटी में काफी ज्यादा कमी आनी शुरू हो गई है। बात समझ गए? इस तरह से ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है। जनरली कुछ मैग्निफिकेशन जो है, अगर थोड़ा बहुत मैग्निफिकेशन है तो वो चल सकता है, लेकिन अगर मैग्निफिकेशन जैविक आवर्धन बढ़ते चला जाए, अचानक से काफी हो जाए, तो ये हमारे लिए समस्या का कारण बन सकता है। ये हुआ जैविक आवर्धन। अब देखिए जरा जैविक आवर्धन का प्रभाव का बात करें तो फिर से वही बात, पक्षी पे आप देख चुके हैं, और इस तरह से मनुष्य पे भी रासायनिक पदार्थ के बढ़ने के कारण अलग अलग तरह के रोग हो सकते हैं।
तो ये हो गया जल प्रदूषण के साथ जैविक आवर्धन। आगे हम लोग शुरू करते हैं जल प्रदूषण का नियंत्रण, कि जल प्रदूषण को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए जल प्रदूषण के नियंत्रण पे आते हैं कि जल प्रदूषण को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। तो जल प्रदूषण के नियंत्रण का अगर बात करें तो हमारे पास मुख्य रूप से ये 4 है, लेकिन मुख्य रूप से है केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे प्रयोग है जिसके द्वारा हम लोग, जिसका उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण के शुद्धिकरण, जल प्रदूषण का शुद्धिकरण किया जा सकता है, या जल को प्रदूषित ही नहीं होने दिया जा सकता है। ये दोनों, इससे भी ज्यादा हम लोगों के पास है। मुख्य जो है उसका हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं अपशिष्ट जल का उपचार। अपशिष्ट जल का उपचार यानी कि जिस जल को हम लोग गंदा कर चुके हैं, जिस जल को हम लोग गंदा कर चुके हैं, अपशिष्ट हो चुका है, उस जल का सबसे पहला उपचार जरूरी है। क्योंकि दोस्त जो बर्बाद हो चुका है उसका अगर उपयोग कर लेंगे तो जो बर्बाद होने वाला है उसको ऑटोमेटिक हम लोग बचा सकते हैं। इस तरह से हम लोग 2 तरह से बचाएं, एक पहला जो बर्बाद हो चुका है, दूसरा वो जो बर्बाद होने वाला है। दोनों तरह से बचाने के लिए हम लोग इस तरीके से सक्षम हो सकते हैं। ध्यान देंगे जरा, ये क्या होगा, अपशिष्ट जल के उपचार में हम लोग 3 उपचार करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ध्यान देंगे 3 तरीका से, मतलब 3 स्टेज, 3 चरण है इसमें। प्राथमिक उपचार में हम लोग ठोस अपशिष्ट को क्या करते हैं, अलग करते हैं। एक बड़ा सा टैंक लेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इसको डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको, उस लेक्चर के लिए आप इंतजार करिए। अभी फिलहाल में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको समझेंगे कि ये है क्या। प्राथमिक उपचार में क्या होगा कि सबसे पहले एक बड़े से टैंक में हम लोग गंदा जल को यानी कि अपशिष्ट जल को जमा कर ले। अपशिष्ट जल को जमा करें, वहां से ठोस पदार्थ को छान करके निकाल ले। प्राथमिक चरण आपका या प्राथमिक उपचार आपका खत्म हो गया। द्वितीयक उपचार में आप क्या करेंगे, अब जिस जल से आप ठोस पदार्थ को निकाले हैं उसको सेटलिंग टैंक में ले जाइए और वहां क्या करिए कि एयर पास करिए। सेटलिंग टैंक में ले जाया जाएगा और खूब ज्यादा मात्रा में हवा वहां पर पास किया जाएगा। अब वहां जब काफी मात्रा में हवा पास किया जाएगा तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और बीओडी जो है वो डिक्रीज करते हुए चले जाएगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घट जाना, आपको पता है ये शुद्ध जल का लक्षण होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद तीसरा नंबर में यहां पर इस जल को जब आप शुद्ध कर दिए, यहां पर कुछ फ्लॉक्स भी मिला जाता है, कुछ सूक्ष्म जीव का भी उपयोग हम लोग यहां करते हैं। इसके बाद हम लोग इसको लाते हैं कहां, तृतीयक उपचार के लिए। यहां पर हम लोग कुछ केमिकल का उपयोग करके यानी कि कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे क्लोरीन वगैरह का उपयोग करके वहां उपस्थित सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, आगे उपयोग के लिए भेज देंगे। अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण दूसरा नंबर में पॉइंट है। पहला जो इसी अपशिष्ट जल का आप उपचार किए हैं, इस जल को आप पुनः क्या करिए, उपयोग में ले आइए। तीसरा नंबर है रसायन का कम उपयोग। अलग अलग कार्यों में, जैसे कृषि कार्यों में या फिर अलग अलग विभिन्न सारे कार्यों में हम लोग क्या करते हैं, रसायन का खूब सारा उपयोग करते हैं। तो इन सारे रसायनों के उपयोग को हम लोगों को कम करना चाहिए। इसके द्वारा हम लोग जल को प्रदूषित कर सकते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट का शुद्धिकरण, उद्योग से निकलने वाले गर्म जल को सीधा नदी में प्रवाहित करने से पहले उसको ठंडा करके नदी में प्रवाहित करनी चाहिए। इसके अलावा उद्योग से निकले हुए विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थ को सीधा हम लोग क्या करते हैं, नदी में प्रवाहित कर देते हैं। इस कार्य पर रोक लगनी चाहिए कि ठोस पदार्थों को या जिस पदार्थ के कारण जल को नुकसान हो सकता है उन सारे पदार्थों को कंपनी वाले को शुद्ध हटा करके केवल जल को नदी में प्रवाहित करनी चाहिए। तो ये कहानी है अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण का या जल प्रदूषण के नियंत्रण का। जल प्रदूषण को हम लोग इतने सारे विधि से नियंत्रित कर सकते हैं। ये इस तरह से हम लोग जल प्रदूषण खत्म कर चुके हैं। जल प्रदूषण का कहानी इतना ही। आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं मृदा प्रदूषण। तो ध्यान देंगे दोस्त कि मृदा प्रदूषण क्या है। प्रदूषण जान करके आप पढ़ कर अभी तक आपको ये तो पता चल ही जा रहा होगा कि मृदा प्रदूषण है क्या, किसको कहेंगे मृदा प्रदूषण, यानी कि सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन किसको कहेंगे, तो आपको
पता है प्रदूषण क्या है? ऐसी प्रक्रिया या ऐसा परिवर्तन, किसी भी चीज में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन या अनवांटेड जो चेंज है, उसको हम लोग नाम देते हैं प्रदूषण। और ये कार्य अगर मृदा में चल रही है तो इसको हम लोग नाम देंगे मृदा प्रदूषण। ध्यान देंगे जरा, मृदा प्रदूषण का स्रोत, क्या क्या कारण है मृदा प्रदूषण का? मृदा प्रदूषण का स्रोत, या हम लोग मृदा प्रदूषण टॉपिक बनाए ही हैं, इसका हम लोग देख लेते हैं कि स्रोत क्या सब है, कौन सब ऐसा कारण है जो मृदा को प्रदूषित कर सकता है। तो सबसे पहला नंबर में आपका आएगा घरेलू अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट आपके या मेरे घर से या फिर किसी भी लोगों का ऐसा घर नहीं है जहां से पर डे 2 से 4 केजी कचरा हम लोग बाहर नहीं करते हैं। इसमें से कुछ तो कचरा जैव अपघटनीय है और कुछ कचरा जो है वो जैव अनिम्नीकरणीय, जैव अनअपघटनीय है। वो क्या होगा कि वो अपघटित नहीं होगा, करोड़ों अरबों वर्ष तक वो वैसे का वैसे ही बना है, जैसे शीशा, जैसे प्लास्टिक, जैसे पॉलीथिन। इन सारी चीजों को, ये सारा चीज जब हमारे मिट्टी में जाएगा तो उस मिट्टी को ये क्या करेगा? प्रदूषित करेगा। और खास करके जब ये कृषि योग्य भूमि में पहुंच जाता है, ये सारा शीशा या प्लास्टिक या पॉलीथीन, तो वहां के उपज को ये बिल्कुल खत्म कर देता है, कम कर देता है। तो घरेलू अपशिष्ट सबसे पहला कारण हुआ। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट नंबर 2 में, औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योग से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के धातु, उद्योग से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के धातु, या इसके अलावा रंग निलंबित कण, या फिर फ्लाई ऐश या पोटासियम या एसिड, ये सारा चीज उद्योग से निकलता है और ये सारा कारण बनता है मृदा के प्रदूषण का। इसके अलावा हम लोग नंबर 3 में देखेंगे अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के बारे में पीछे के लेक्चर में आपको बताया गया है कि क्या होगा कि जब वायुमंडल में एसिड की मात्रा बढ़ेगी और वो एसिड जब वर्षा के साथ मिल जाती है तो कारण बनती है अम्ल वर्षा का। अब एसिड का चर्चा वहां किया गया, आप देखेंगे फिर से एक बार। अम्ल वर्षा जो है ये क्या है? अम्ल वर्षा जब ये जमीन पे आएगी तो उसके कारण जमीन में यानी कि भूमि में, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाती है और धीरे धीरे उस सूक्ष्म जीवों के डायवर्सिटी को, संख्या को वो कम करके खत्म कर देती है और इसके कारण हमारा मृदा जो है वो प्रदूषित हो जाता है। चलिए, इसके अलावा बायोलॉजिकल पैथोजन, जैविक रोग कारक, इसके अलावा जैविक रोग कारक, जैविक रोग कारक भी मृदा प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। बायोलॉजिकल पैथोजन मतलब कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो क्या करेंगे, मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीव को ये क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो जैविक रोग कारक का कहानी यही है। इसके बाद नंबर 5 में आएंगे प्लास्टिक। इसके बारे में तो आपको अभी बता ही दिया, प्लास्टिक ये भी कम कारण, ये भी कम कारण नहीं, छोटा, बहुत छोटा कारण नहीं है, ये भी बहुत बड़ा कारण है मृदा के प्रदूषण का। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे अब हम लोग मृदा प्रदूषण का प्रभाव। मृदा प्रदूषण का प्रभाव क्या क्या हो सकता है, चलिए देखते जरा। मृदा प्रदूषण का दौर चल रहा है और हम लोग शुरू करेंगे यहां मृदा प्रदूषण का प्रभाव। मृदा प्रदूषण के इस दौर में शुरू क्या करने जा रहे हैं, मृदा प्रदूषण का प्रभाव, कि मृदा प्रदूषण का प्रभाव क्या क्या है। चलिए देखिए जरा, मृदा प्रदूषण के कारण सबसे पहला होगा क्या, पादप रोग। मृदा प्रदूषण के कारण सबसे पहला क्या होता है, पादप रोग। अलग अलग तरह के पादप रोग का कारण बनता है मृदा प्रदूषण। जैसे 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 मृदा प्रदूषण बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है कि पादप रोगों की संख्या और पादप रोगों की होने की जो प्रक्रिया है उसमें भी काफी तेजी आती है। इसके बाद उर्वरता में कमी, जैसे ही मृदा प्रदूषित होगा उसके कारण वहां वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगा और धीरे धीरे उसकी उर्वरता खत्म होती है और धीरे धीरे वो आगे चल करके बंजर हो जाती है। इसके बाद विषालुता में वृद्धि, यानी कि जैसे ही मृदा प्रदूषित होगा तो वहां उपस्थित विष की मात्रा भी अधिक होगी, जिसके कारण क्या होगा कि वहां उपस्थित जीव खत्म होगी, डायवर्सिटी घटेगी और साथ के साथ उपज भी आपकी डिक्रीज कर जाती है। अब आते हैं तो रोकथाम क्या है इस चीज का। तो सबसे पहला अपशिष्ट का समुचित निस्तारण। जो अपशिष्ट है अलग अलग जगह से, चाहे वो फिर कारखाना से आ रहा है, चाहे हम लोग उपयोग कर रहे हैं,
हम लोगों के कारण हो रहा है या चाहे कहीं से भी आ रहा है, तो इस चीज को कम करना चाहिए। लेकिन क्या ये कम होगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हम लोग किसी भी परिस्थिति में मानने वाले नहीं हैं। हम लोग एकदम कसम खा करके बैठे हैं कि खत्म करना है, मतलब मृदा को खत्म करना है, वन को खत्म करना है, डायवर्सिटी को खत्म करना है। ये हम लोग एकदम मन में ठान ही चुके हैं और करके रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। अभी तक इतने सारे डायवर्सिटी को पीछे के 2 दशक में हम लोग क्या कर चुके हैं? कम से कम 27 से 28 तरह के जीवों को खत्म कर चुके हैं। इसी तरह से पीछे के 500 वर्षों का अगर अध्ययन करें तो हम लोग लगभग 700 या कहीं उससे भी अधिक जीवों को, डायवर्सिटी को खत्म कर चुके हैं, जातियों को खत्म कर चुके हैं। जीव को कौन देख रहा है? तो इस तरह से हम लोग मानने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी निस्तारण जो है, यह गवर्नमेंट को इस चीज पे जो है फोकस करना चाहिए। दूसरा, कम रसायन का उपयोग, कृषि रसायन का हो या फिर किसी और तरह के रासायनिक पदार्थों का, उद्योग में रसायन उपयोग हो रहा हो या फिर किसी भी पैमाने पर रसायन का उपयोग हो रहा है, वहां उस रसायन के उपयोग को या तो सुनिश्चित करनी चाहिए कि इतना ही रसायन का उपयोग हो, या फिर तो उस रसायन के उपयोग को बंद करना चाहिए, बैन कर देनी चाहिए कि इस तरह के रसायन का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण मृदा को किसी तरह का नुकसान पहुंच सकता है। जीवों के लिए तो नैतिक मुद्दा बन चुका है, हो सकता है कि कहीं मृदा के लिए भी नैतिक मुद्दा का चर्चा हो जाए। चलिए, जनता को जागृत कर, जनता जागृत होने वाले में से नहीं है। हम लोग एकदम पहले ही कह चुके हैं कि हम लोग एकदम कसम खा चुके हैं कि खत्म करना है, मतलब करना है, हमने ये ठाना है, मृदा को समाप्त करना है। ठीक है, उस तरह का कहानी है। तो जनता को जागृत फिर भी करनी चाहिए, लोगों को यह बतानी चाहिए कि अगर मृदा का प्रदूषण होता है तो हम लोगों को कितने सारे समस्या का जो है सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही वन रोपण को बढ़ा करके यानी कि लगातार वनों की रोपाई होनी चाहिए। जो वनोन्मूलन हो रहा है उसको रोकना चाहिए, या फिर वन को लगातार, अगर वनोन्मूलन नहीं भी हो रहा है तो लगातार वन जो है काफी अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। इस तरह से हम लोग मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। चलिए, ये सारा कहानी है यहां तक मृदा प्रदूषण का। आज के लिए दोस्त इतना ही, बाकी का बात हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे। शुरू करेंगे वनोन्मूलन से, ध्वनि प्रदूषण देखेंगे, आगे के बाकी सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रेडियो एक्टिव के बारे में देखेंगे, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिले, ऊर्जा मिले। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।